चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग पार्ट 1। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया मतलब भारत की आज़ादी। आफ्टर द ब्रिटिश रूल ऑफ नियरली 200 ईयर्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ये लोग जाते हैं कब? 1947 में। अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जब अंग्रेज आते हैं और जाते हैं। हालांकि उनको रूल एस्टैब्लिश करने में टाइम लगा तो हम मान चलते हैं कि हमने 200 सालों की गुलामी सही। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त 1947। उसके बाद जाकर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी गेन की। ये आज़ादी बड़े ही स्ट्रगल के बाद मिली थी। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दी, बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। ये आज़ादी हमें मुफ्त में या फ्री में नहीं मिली, हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। But with this freedom, people of the country had to face partition of the country. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में तो इंडिया का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन यानी बंटवारा, इंडिया को बांट दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान में। और ये कब हुआ था? इसी डेट को हुआ था। इन दिस स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड अ स्पीच टाइटल्ड ट्राइब्स विद डेस्टिनी। एक बहुत ही फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिसे बोला जाता है ट्राइब्स विद डेस्टिनी। इन्होंने इस स्पीच को दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा देश फ्रीडम हुआ था। आधी रात को इस स्पीच को दिया गया था। एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल टू थिंग्स वर एग्रीड अपॉन। जब फ्रीडम स्ट्रगल मतलब जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हम आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अनेकों प्रकार की मूवमेंट चल रही थी, जैसे सिविल डिसोबीडिएंट और बहुत सारी क्विट इंडिया एंड अदर, और रिवोल्ट ऑफ 1857 वेरी फेमस। तो इन सभी इतने लंबे संघर्ष के बीच हम लोग कुछ बातों पे एग्री थे। पहला था डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ गवर्नेंस। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब हम लोग गुलाम थे, हमने देखा था कि अंग्रेज हम पे कितनी ब्रुटैलिटी करते हैं, अंग्रेज हम पे कितना शासन करते हैं, ब्रुटैलिटी करते हैं। वे हमें कितने टैक्सेज बहुत हाई लेते हैं, लोगों को कोई राइट्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू वॉक एंड वोटिंग राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वोटिंग राइट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इन सब यही सब हमारे देश में बहुत सालों तक, बहुत सौ सालों तक चलता आ रहा था। तो हमारे देश के सभी लोगों की एक राय बनी, एक मत हुए, उनकी एक यूनाइटेड थॉट बनी कि हमें डेमोक्रेसी अपने देश में लाना है, हमें अपने लोगों को राइट्स देने हैं, वोटिंग राइट देने हैं, इक्वालिटी लाना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, अनटचेबिलिटी हटानी है, हमें अच्छा शिक्षा लाना है, ये सब था। तो हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर्स थे और उनसे बहुत पहले जो लोग थे, वो लोकतंत्र के आइडिया, डेमोक्रेसी आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दे वर so much influenced by the idea of democracy and they always wanted to establish democracy in independent India. And the second point upon which everyone agreed was work that government will work for the poor. At that time, ब्रिटिश क्या करती थी? इंडिया का सारा सामान, सारा प्रॉफिट ले जाती थी, एक्सप्लॉइटेशन करती थी फार्मर्स का, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लगाने देती थी, या फिर फ्रीडम नहीं था, जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स
न्यूज़पेपर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारे देश में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, फूड नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इन सब समस्याओं से हमारा देश बहुत समय से जूझता आ रहा था। तो सबकी एक राय थी कि सबसे पहले हमें गरीबी हटानी है, क्योंकि गरीबी हटेगी तभी हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या किया, पहले लंबी संघर्ष किया। 200 साल हम क्या रहे, 200 साल 200 साल हम क्या रहे, गुलाम रहे, स्लेव स्लेव वी कैन से। फिर उसके बाद हमें फ्रीडम मिली। फ्रीडम यानी आज़ादी, किसके साथ, बंटवारे के साथ। फ्रीडम विद पार्टीशन। दिस वाज सो, ये बहुत ही दुखद समय था, पार्टीशन। फिर उसके बाद हमने देखा एक फेमस स्पीच, किसकी, पंडित नेहरू की एक फेमस स्पीच। क्या है उसका नाम, उसका नाम है ट्राइल्स विद डेस्टिनी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में आप इसे याद रखेंगे। डेस्टिनी किसके द्वारा डिलीवर किया गया था, नेहरू। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। जब हम आज़ाद हो गए तो हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हम आज़ाद हुए थे। उस समय पॉवर्टी थी देश में, अनएम्प्लॉयमेंट था, खाने को कुछ नहीं था। और फिर हमारा पार्टीशन हुआ था, तो मतलब भारत और पाकिस्तान बना था। तो वहाँ पे लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, मतलब किन्हीं लोगों को पाकिस्तान जाना था, तो किन्हीं लोगों को भारत आना था। और इसके लिए कोई प्लान नहीं था हमारे पास कि कैसे लोग जाएंगे। लोग पैदल गए, लोग ट्रेन से जा रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा, उस समय वायलेंस हो रहा था देश में, लोग हिंसा करते, लड़ाई झगड़े, मार पीट, बहुत ब्रुटैलिटी हुई उस समय। तो उनमें से एक चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया। पहला चैलेंज क्या था, द चैलेंज ऑफ यूनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, एक साथ, एकजुट। कि मतलब हमारा देश 2 भागों में बट गया। एक सेकेंड मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये था हमारा पहले का भारत, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया 1947। ओके, इसमें देखो ये हमारा देश कितना बड़ा है। इसमें आज का पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और भारत है आज का। तो यही जो थी ये चीजें बट गई कब, 1947। तो फिर देखो हमारा देश बट गया, तो फिर हम कैसे दिखने लगे, ऐसा हुआ कुछ। तो एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया। तो अब लोग चाहते थे कि अब और डिवीजन ना हो हमारे देश में। अब ऐसा ना हो कि ये भी अलग हो जाए हिस्सा और एक नया देश बन जाए, ये अलग हो जाए एक नया देश बन जाए, ये अलग हो जाए एक नया देश बन जाए। हमारे जो लीडर्स थे तो उनका राय था कि हमें इस कंट्री को एकजुट करके रखना है एक लंबे समय तक, हमेशा के लिए, कि भारत का फिर से कभी बंटवारा ना हो पाए। ठीक है, तो उसी को बोला गया है यूनिटी। यूनिटी मतलब कि देश के सभी राज्य जो है उन्हें हमेशा एक साथ रखना है, हमें कभी अलग नहीं होना है। जैसे बोलते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। यूनिटी इज सो पावरफुल। तो पहला चैलेंज यही था कि हम अपने देश की को एकजुट कैसे रखें। और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब एकजुटता, मतलब इंटीग्रल पार्ट बना लें। India was almost equal to any continent in size and diversity, which followed different language, culture, and religion. The challenge was to unite them.
इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इंडिया इज सो डाइवर्स। यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं। इनकी डिफरेंसेस है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस है, सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस है, तो इकोनॉमिक डिफरेंस। फिर जाके यहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम है। इन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना था। यह भी एक समस्या था कि एक देश में इतने सारे, इतने अलग अलग प्रकार के लोग कैसे रहेंगे, आखिर कैसे एक दूसरे के साथ ये भाईचारे का संबंध स्थापित करेंगे। दूसरा था चैलेंज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी देश में डेमोक्रेसी लाना। आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था उसके साथ कई सारी देशें आज़ाद हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार टू ने ब्रिटेन और बाकी सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्हें वीक कर दिया था। इतना वीक कर दिया था कि वो अपने कॉलोनीज को आगे और क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, कंट्रोल नहीं करने की स्थिति में थे। तो फिर उन्हें क्या हुआ, उन्हें इंडिपेंडेंट देने पड़े। तो जब इंडिपेंडेंट बना तो ये जो न्यू बॉर्न कंट्रीज थी उनके सामने चैलेंज था कि वो किस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लाएंगे। क्या वो डेमोक्रेसी लाएंगे, क्या वो वन पार्टी रूल लाएंगे, आर्मी रूल लाएंगे, या फिर क्या लाएंगे। तो आपको जान के हैरानी होगी, उस समय के ज़्यादातर जो देश जो नए नए बॉर्न हुए थे, मतलब नई नई आज़ादी जिन्हें मिली थी, उन्होंने क्या किया, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया। मतलब वहाँ पे लोग अपने रूलर अपने रूलर्स को नहीं चुनेंगे, अपनी गवर्नमेंट को लोग नहीं चुनेंगे, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं लाई गई। इंडिया, वी आर सो लकी दैट आवर लीडर्स चोज डेमोक्रेसी। पहले तो उन्होंने प्रॉमिस किए, बाकी जैसे चाइना हो गया, आप पाकिस्तान में भी देखो आज मिलिट्री रूल चलती है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी। अब बहुत सारे कंट्री देख रहे हैं आप, सीरिया, बेलारूस, इन सभी देश जो है वो क्या है, ये सब सेकेंड चैप्टर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। इस जो फर्स्ट यहाँ पे चैलेंज है इसे हम इस चैप्टर में देखेंगे, इसे हम सेकेंड और इसे हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। तो मैं आगे आपको सेकेंड चैप्टर में बताऊँगी, ठीक है। तो स्टैब्लिशिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा क्यों, इसे चैलेंज क्यों माना जाता था, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होती है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब थोड़ी आपको एजुकेशन होनी चाहिए, थोड़ी आपको समझ होनी चाहिए। उस समय सभी लोग देश नए नए बोर्न हुए थे, और ना बहुत सारे देश के लीडर्स को ये लगता था कि हमारी जनता अब इतनी मेच्योर नहीं है कि वो लीडर्स को चूज पाए, दे कांट टेक द राइट डिसीजन टू रन द गवर्नमेंट। इस प्रकार की सोच थी, तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी नहीं लाया। उन्होंने क्या किया, वन पार्टी रूल ला दिया, या फिर कहा कि जब हमारी स्थिति अच्छी होगी, जब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, मतलब हम जब खाने में अच्छे हो जाएंगे, जब हमारी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, जब हमें थोड़ी मेच्योरिटी आ जाएगी, सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, तब हम आपको क्या करेंगे, देश में डेमोक्रेसी ला देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पढ़ लेते क्या है, representative democracy based on parliamentary rule is adopted in India, and fundamental right and voting rights were given to every citizen as per our new Indian constitution। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होती है, इलेक्शन होती है, यहाँ पे क्या होती है, इलेक्शन होती है। आप क्या करते हो, वोट डालते हो। पीपल पीपल वोट, पीपल क्या करते हैं, वोट करते हैं, और क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, या फिर बोले तो लीडर, जो आगे चल के आपके बिहाफ पर क्या करेंगे, डिसीजंस करेंगे। यहाँ पे चुनी जाती है रिप्रेजेंटेटिव। इसमें एक शब्द आ रहा है रिप्रेजेंट, मतलब प्रदर्शित करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना। तो रिप्रेजेंटेटिव उन्हें इसलिए बोला जाता है, जब आप नेता को चुनते, क्यों क्यों क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, मान लो ये आपका गांव शहर, आप जो भी रहते हो वहाँ पर है। अब यहाँ पे इलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने वोट डाला, और कोई एक विनर बना। एक विनर बना तो मतलब
कैसे बना? लोगों ने इसको बनाया। किसने बनाया? लोगों ने अपने वोट से बनाया। मतलब सभी लोगों ने एक बात पे एग्री किया। वोट का मतलब होता है कि हाँ, आप उसको क्या दे रहे हो? अपना राइट दे रहे हो, राइट टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग। आपने इसको वोट दे दिया कि हाँ जाओ, तुम जाओ पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ पे तुम हमारी आवाज़ उठाना, तुम हमारी आवाज़ बनना। क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश में रहते हैं। इंडिया इज नाउ मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। So it is not possible to participate day to day, day to it is not possible to participate in decision making. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, मोर देन 1.5 बिलियन पीपल्स आर हियर। मतलब 150 करोड़ के आसपास की आबादी एक निर्णय लेने में बैठ जाएगी तो कैसे संभव होगा? आप इतने सारे लोगों को बुलाओगे कहाँ, इकट्ठा कहाँ करोगे, पूछोगे कैसे? इसलिए क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम क्या करते हैं, मान लो 40-50 हज़ार या फिर 1-2 लाख मिलके लोगों ने एक व्यक्ति को चुन लिया कि हाँ जाओ, तुम्हारा जो निर्णय होगा तुम हमसे कंसल्ट करना, फिर तुम आगे क्या कर लेना, अपना एसेंट दे देना। ठीक है, इस प्रकार से होती है, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, उसमें जितने भी देश के लोग हैं वो सब एक ही साथ इकट्ठे होंगे और एक ही साथ क्या करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है, नहीं है ये रूल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मतलब एक एक इंसान आपका डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, लोग पहले चूज करते हैं और वो जो चूज किए हुए पर्सन होते हैं वो बैठते हैं और वो नियम बनाते हैं बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री रूल। अब पार्लियामेंट्री रूल क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब आप समझते हो? पार्लियामेंट का रूल मतलब ये होता है जहाँ एग्जीक्यूटिव यानी देश के बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं या डिपार्टमेंट्स होती हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब क्या होते हैं, दे आर अकाउंटेबल। मतलब अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर मतलब वे सभी लोग जिन्हें पूरे देश की जनता ने चूज करके भेजा है, तो हो गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाते हैं, जो कोई बिल लाते हैं, पास कराते हैं, तो हो गया लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। जैसे क्या, कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो ये सब लोग क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू, दे आर अकाउंटेबल। मतलब जो लेजिस्लेचर है, मतलब देश की जो जनता है, वो जो नियम को लागू करा रहे हैं उनसे सवाल पूछ सकती है। तो ये होती है पार्लियामेंट्री रूल। तो इसे हमने अडॉप्ट किया था। कहाँ से अडॉप्ट किया था अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए? हमने ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट्स लाए गए, आर्टिकल आर्टिकल और आपको पता होगा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स 14 to 35। और इसके पहले भी दो आर्टिकल्स आते हैं, बोले तो 12 to 35 इज द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। वोटिंग राइट दी गई सभी लोगों को, सभी लोगों को दी गई, हर कास्ट, हर कास्ट, हर रिलीजन, everybody without discrimination. And this was very very फॉरवर्ड थिंकिंग एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में सभी लोगों को राइट्स नहीं दिए गए थे, और बोले तो इक्वल राइट्स नहीं थे वोटिंग में। ऐसा भी कई जगह हुआ था कि जैसे कोई कम्युनिटी है, मान लो कि एक रिलीजन ग्रुप है ए और एक रिलीजन ग्रुप है बी, तो ऐसा भी था कि इस रिलीजन के लोग एक वोट देंगे तो उनका वैल्यू, वोट वैल्यू होगा 2, और इस रिलीजन के अगर लोग वोट देंगे उनका वोट वैल्यू होगा 1। मतलब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी। वोट तो दे रहे बट इक्वालिटी नहीं है वोट में। इक्वालिटी थी भारत में, इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, एवरीवन वाज एलिजिबल टू वोट। उस समय
हर सिटीजन को दी गई थी जो अपने एक सर्टेन एज को परस्यू कर लेते थे. And third was the development based on equality. Development and well-being of the entire society and not of some section. Special protection is given to socially disadvantaged group and religious and cultural communities. यहाँ पे बोला जा रहा है डेवलपमेंट यानी कंट्री की डेवलपमेंट या फिर देश की अलग अलग सेक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो रोड बिजली ये सब होती है जो हमारी सुविधाएं होती है गवर्नमेंट बनाती है भेज के से एंड विल बिंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी कि हमारे देश में शिक्षा अच्छी हो खाने की जो है फूड सिक्योरिटी हो यहाँ पर क्या हो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो लोग क्या हो स्किल्ड हो ये सब क्या केवल कुछ सेक्शन तक नहीं मतलब केवल फॉरवर्ड क्लास को नहीं बैकवर्ड क्लास को भी देने हैं ये थी एंड इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं मतलब जो एस टी जो है SC ST उन्हें क्या करना एडवांटेज देना उन्हें आगे लाना है. अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 16 इसी आर्टिकल से क्या मिलती है आरक्षण मिलती है रिजर्वेशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स. ये क्या है पहल ये पहल है किसका स्पेशल प्रोटेक्शन इज गिवन सोशली डिसएडवांटेज मतलब तो पहले से पिछड़े हुए थे इन्हें हम कुछ खास क्या देते थे सुख सुविधा जिससे ये आगे आ पाए उभर पाए. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी क्या है आप इस वर्ड को तोड़ो टू नेशन दो राष्ट्र दो देश. दो देश भारत जब आजाद हुआ तो कौन कौन से बने क्या है उसी से रिलेटेड है. हाँ बिल्कुल पाकिस्तान एंड इंडिया. पाकिस्तान एंड इंडिया टू नेशंस थ्योरी मीन्स किसी की थॉट थी किसी की विचारधारा थी उनका मानना था किसी ने इसे प्रपोज किया था. द थ्योरी ऑफ टू सेपरेट नेशन सेपरेट यानी दो अलग नेशन वन फॉर हिंदू एंड सेकेंड फॉर मुस्लिम. ये जो थ्योरी भी माना जाता है किसने दिया था मुस्लिम लीग ने दिया था. मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी थी ठीक है. तो उनका मानना था कि भारत में मेनली दो रिलीजियस ग्रुप रहते हैं हिंदू और मुस्लिम और वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं. तो उनका मानना था कि चलो एक देश पाकिस्तान बनाओ मुस्लिम के लिए और एक इंडिया बनाओ हिंदू के लिए. तो आखिरकार अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्लीमेंट तो किया मतलब पाकिस्तान और इंडिया तो बनाया गया. पाकिस्तान में बोला गया था दिस इज फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज स्पेशली बट इंडिया ने क्या अपनाया सेकुलरिज्म अपनाया मतलब यहाँ पे हर देश हर धर्म के लोग रह सकते हैं सभी को इक्वल राइट दी जाएगी सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. मतलब ये केवल हिंदू का देश नहीं होगा ये सभी धर्म के लोगों का देश होगा. ठीक है. तो टू नेशन थ्योरी क्या बोलती है कि आज़ादी के बाद दो नेशन बनाए जाएंगे और दैट विल बी इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके. लेगेसी ऑफ पार्टीशन चैलेंजेस ऑफ रिफ्यूजी एंड रीसेटलमेंट. रिफ्यूजी उन्हें बोला जाता है जो एक देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं. जैसे आपने रोहिंग्यास का नाम सुना होगा वे सब क्या है रेफ्यूजीज है बांग्लादेश से. ठीक है. एंड रीसेटलमेंट मान लो पाकिस्तान है